डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, ये हिंदी मीडियम की चौथी वीडियो है। आप लोग रिलैक्स होकर वीडियो देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी तथ्य अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर पसंद आए तो लाइक करिए और अपने मित्रों से शेयर भी करिए, जिससे मेरी मेहनत सार्थक लगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में द्वि आधारित संबंध और द्वि आधारित संबंधों के प्रकार तथा उन पर आधारित कुछ प्रश्न देखे थे और अब आज की क्लास देखी जाए। सबसे पहले संबंध पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, थ्योरम है। देखिए क्या है थ्योरम, कि यदि समुच्चय ए पर संबंध आर हो या एक संबंध आर किसी समुच्चय ए पर परिभाषित हो, तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि आर अगर स्वतुल्य है तो आर इनवर्स भी स्वतुल्य होगा, आर सममित है तो आर इनवर्स भी सममित होगा, और अगर आर संक्रामक है तो आर इनवर्स को संक्रामक सिद्ध करना है। तो ये ध्यान दें, ये इस प्रमेय में यही है कि आर अगर स्वतुल्य सममित और संक्रामक हैं तो आर इनवर्स भी स्वतुल्य सममित और संक्रामक होंगे। ओके, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। इसमें देखिए लिखा है, पहले मान लेंगे कि माना आर एक संबंध है जो कि समुच्चय ए पर परिभाषित है और उसे स्वतुल्य मान लिया गया। संबंध आर को समुच्चय ए के लिए क्या मान लिया गया, समतुल्य मान लिया गया, और आर इनवर्स को समतुल्य सिद्ध करेंगे। तो देखिए चूंकि आर स्वतुल्य है इसलिए जो एक्स होगा वो आर में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इन ए। और अगर इनके स्थान हम बदल दें, एक्स का स्थान बदलें तो भी वही एक्स आएगा, और स्थान बदलने पर वो अवयव किस में पहुंच जाता है, आर इनवर्स में। यही आर इनवर्स की परिभाषा है। तो जब एक्स आर इनवर्स में भी बिलोंग कर जाएगा तो आर इनवर्स क्या सिद्ध हो गया, स्वतुल्य सिद्ध हो गया। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब सेकेंड रिजल्ट किया जाए, हम आर को क्या मान लिए, सममित मान लिए, और क्या सिद्ध करना है कि आर इनवर्स भी सममित होगा। तो जब एक्स वाई मान लिया हमने कि आर सममित है, तो अगर एक्स वाई आर में होगा तो निश्चित है कि वाई एक्स भी किस में होगा, आर में होगा। यही सममित की परिभाषा है। और अगर हम इनके प्लेस चेंज कर दें, जो एक्स वाई है इसका प्लेस चेंज होकर क्या हो जाएगा, वाई एक्स, और आर में एक्स वाई है तो वाई एक्स किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में। यही तो आर इनवर्स की परिभाषा थी। और अगर वाई एक्स आर में है तो इसका प्लेस बदलेंगे तो एक्स वाई भी किस में होगा, आर इनवर्स में। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम उसी तरह का रिजल्ट है कि वाई एक्स अगर आर इनवर्स में है तो उसका क्रम बदलने पर वो किस में आ रहा है, आर इनवर्स में। इस तरह से आर इनवर्स सममित सिद्ध हो गया। ओके, अब जो थर्ड रिजल्ट हम लोगों को प्रूफ करना है, आर को संक्रामक मान के आर इनवर्स को भी संक्रामक प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम ये टर्म ले लें कि एक्स वाई और वाई जेड, अगर हम जिसको भी सिद्ध करना हो, आर इनवर्स को सिद्ध करना है तो इसको हम मान लेंगे। और अगर इसके बदले में ये सिद्ध कर दें, ये मानते हुए अगर एक्स जेड को किस में पहुंचा दिया जाए, आर इनवर्स में पहुंचा दिया जाए, तो आर इनवर्स भी संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। यही आर के लिए जो कंडीशन है संक्रामक की, वही कंडीशन किसके लिए है, आर इनवर्स के लिए। तो हम लोग एक्स वाई और वाई जेड आर इनवर्स का मान के और ये रिजल्ट प्रूव करेंगे कि एक्स जेड भी किस में होगा, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा, राइट। और हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि आर संक्रामक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई और वाई जेड को किस में मान लिया, आर इनवर्स में। तो इन अवयवों के अगर प्लेस बदल दिए जाए, एक्स वाई के स्थान बदल दिए जाए इधर वाई जेड के, तो वो किस में पहुंच जाएंगे, आर में। आर इनवर्स से व्युत्क्रम करेंगे तो किस में आ जाएगा, आर में। तो इसका हो गया वाई एक्स और इसका हो गया जेड वाई बिलोंगिंग इन आर। अब अगर जेड वाई को देखिए हमने पहले लिख दिया और वाई एक्स को क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। ध्यान दीजिए कि अब क्या हो गया, जेड वाई और अगला कौन सा है, वाई एक्स। तो देखिए जो यहाँ लास्ट में है वही फर्स्ट में है, तो बचा क्या, ये जेड और एक्स। इसका मतलब जेड एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। क्यों, क्योंकि आर क्या था, संक्रामक था। ओके, दोबारा समझिए इसे। हम लोगों ने आर इनवर्स की परिभाषा से ये प्राप्त कर लिया, जेड को पहले लिख लिया, वाई एक्स को बाद में लिख लिया, और जेड वाई और वाई जेड। देखिए वाई यहाँ लास्ट में और यहाँ वाई फर्स्ट में, तो जेड और एक्स बचा। सममित के संक्रामक की परिभाषा से जेड एक्स किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। और अगर इस एक्स और जेड के प्लेस को बदल दें, इस एक्स और जेड के प्लेस को बदल दें, तो एक्स जेड किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में। तो यही तो हम लोग चाहते थे कि एक्स वाई और वाई जेड आर इनवर्स का लेके और एक्स जेड को किस में प्रूफ कर दें, आर इनवर्स में। तो इससे आर इनवर्स भी क्या प्रूफ हो गया, संक्रामक प्रूफ हो गया। इस तरह से
जो रिजल्ट था कि आर सुतुल्य होने पे आर इनवर्स को सुतुल्य सिद्ध करना था, आर सममित होने पर आर इनवर्स को सममित प्रूफ करना था, आर संक्रामक मान के आर इनवर्स को संक्रामक प्रूफ करना था। तो ये हम लोगों ने इजीली प्रूफ कर लिया। ओके, अब एक क्वेश्चन देखा जाए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू, जिसके अवयव क्या हैं 1 2 3, ध्यान दीजिए A के अवयव क्या हैं 1 2 3 पर परिभाषित संबंध R, और R के अवयव ध्यान दीजिए क्या दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 को स्वतुल्य है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। क्या सिद्ध करना है? देखिए कि स्वतुल्य और है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है, इसे हम लोगों को सिद्ध करना है। क्वेश्चन है एक। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है ये ध्यान देना है कि A के जो अवयव दिए हैं वो 1 2 3 दिए हैं, और जो R दिया हुआ है उसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 अवयव हैं। ओके, सबसे पहले इसमें क्या सिद्ध करना है? तो R स्वतुल्य है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। स्वतुल्य की कंडीशन थी, देखिए ये थी डेफिनेशन बताई गई थी। सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे कि R स्वतुल्य है। हम लोग स्वतुल्य की डेफिनेशन जानते हैं कि x x R में होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग इन A, मतलब x के A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए x x रूप के अवयव होने चाहिए। तो एक एलिमेंट है कौन से 1 2 3, तो 1 के साथ 1 1, 2 के साथ 2 2 और 3 के साथ 3 3, ये तीनों एलिमेंट्स इसमें R में बिलोंग कर रहे हैं, राइट। यही यहाँ पे लिख दिया गया है कि देखिए ये कंडीशन यहाँ से सममित की डेफिनेशन थी वो होल्ड हो रही है कि x x बिलोंगिंग इन R फॉर ऑल x बिलोंगिंग इन A के प्रत्येक अवयव के लिए एलिमेंट्स x x के रूप में होने चाहिए। तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1 के लिए 1 1 है R में, 2 के लिए 2 2 है और 3 के लिए 3 3 है, ये तीनों हैं। इसलिए ये रिलेशन क्या प्रूफ हो गया? स्वतुल्य प्रूफ हो गया। अब इसको सम्मित में आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग ये प्रूव करते थे कि अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए, ऐसा सभी अवयवों के लिए होना चाहिए, राइट। तो ध्यान दीजिए जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें खुद देखिए यहाँ 1 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 1 है इसमें? नहीं है। 2 3 के लिए क्या 3 2 है? नहीं है। इसका मतलब ये सम्मित नहीं होगा। वही यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 1 2 तो R में है लेकिन 2 1 R में नहीं है। एक अब वीक पॉइंट मिल गया इसका, एक सम्मित की कंडीशन यहाँ होल्ड नहीं हो रही है। हम इसके लिए भी लिख सकते हैं कि 2 3 R में बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 2 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः ये R सम्मित नहीं है। एक भी अवयव के लिए अगर उसका सम्मित अवयव उसमें नहीं है तो वो सम्मित नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब तीसरा हम लोगों को प्रूव करना है संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक में जो हम लोगों ने डिफिनीशन किया है कि x कामा वाई, y कामा z अगर R में बिलोंग करे तो x z भी किस में होना चाहिए? R में होना चाहिए। ये संक्रामक की डिफिनीशन हम लोगों ने किया हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1 2 और 2 3 है यहाँ, यानी 2 यहाँ लास्ट में है। इन दोनों अवयवों को देखिए, ओके, इन दोनों, तो यहाँ 1 2 और 2 3 है किसमें? R में, लेकिन 2 यहाँ का लास्ट है, यहाँ फर्स्ट है, तो 1 3 R में होना चाहिए, लेकिन क्या 1 3 R में है? नहीं है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार से दिया गया संबंध R सतुल्य है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। ओके, अब ये NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.1 है, तब तक हमने सोचा NCERT की ही क्वेश्चंस देख लिए जाए। इसमें देखिए जो पहले क्वेश्चंस का 5वां पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इनको बताना है कि ये क्या है, ये संबंध सतुल्य है, सम्मित हैं, संक्रामक हैं। तो हम मौखिक बता दे रहे हैं, इसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि R ए पार्ट है, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होगा, मतलब ये तुल्यता संबंध है। कैसे? सतुल्य कैसे होगा? x अगर जिस स्थान पे तो खुद ही उसके लिए वहीं पे रहेगा, वो स्थान नहीं परिवर्तित होगा। मतलब x कामा x, y की जगह अगर हम x लिख दें तो x और x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, बोल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब x कामा x किस में बिलोंग करेगा? R में बिलोंग करेगा। x कामा x
किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, इसलिए ये सतुल्य हो जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरी सम्मित कैसे है, अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y और x अगर बोल दें तो क्या ये गलत होगा, नहीं होगा। इसका मतलब x और y अगर एक ही स्थान पे कार्य करते हैं तो y और x भी उसी स्थान पे कार्य करेंगे, मतलब सेम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग इस भाषा में क्या लिखेंगे कि x y belonging in R implies that y x belonging in R, ओके। इस तरह से ये सम्मित भी हो जाएगा। अब क्या सिद्ध करना है, संक्रामक। संक्रामक सिद्ध करने के लिए देखिए x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो निश्चित है x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हुए होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको उसी तरह की भाषा में आप जवाब दे देंगे कि x y y z belonging in R implies that x z belonging in R। ये जरूर शुरू में सेंटेंस लिख दिया जाएगा कि यदि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, उसी स्थान पर कार्य करेंगे। अतः ये संबंध इस तरह का लिख दिया जाएगा जो मैंने बताया, एक्स वाई कॉमा वाई जेड बिलोंगिंग इन आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंगिंग इन आर लिख दिया जाएगा, ओके। अब जरा ऐसे एक सामान्य संबंधों में मैं बता दूं, जैसे मान लिया दो समांतर रेखाओं का दो रेखाओं का समांतर होना, दो रेखाओं का समांतर होना तुल्यता संबंध है, क्योंकि हर एक रेखा अपने आप की समांतर होती है, इसलिए वो सतुल्य हो गई। अगर पहली रेखा या x रेखा y रेखा के समांतर है तो y रेखा भी x रेखा के समांतर होगी, इसका मतलब वो सम्मित हो गई। और अगर x रेखा y रेखा के समांतर है, y रेखा z रेखा के समांतर है, तो x रेखा z रेखा के समांतर होगी। इसका मतलब दो रेखाओं का समांतर होना भी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है, अतः तुल्यता संबंध होंगे ही होंगे, ओके। तो इसी तरह के ये क्वेश्चंस ट्राई करना है। जरा देखिए अगला भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका, r इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, राइट। x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक पर्सन के लिए x कमा x करेंगे तो x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब क्या हुआ, x कमा x बिलोंगिंग इन R, मतलब ये क्या सिद्ध हो गया, सतुल्य सिद्ध हो गया। उसके बाद इसको क्या सिद्ध करना होगा, सम्मित देखना होगा कि सम्मित है कि नहीं। तो जरा ऐसे देखिए, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इम्प्लाइज दैट y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो कह सकते हैं, ओके। इसका मतलब x और y के स्थान अगर यहाँ बदल दें तो क्या कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही भाषा लिख दें कि यदि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y और x एक ही मोहल्ले में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख दिया जाएगा, स्पष्ट है कि x y बिलोंगिंग इन R इम्प्लाइज दैट y x बिलोंगिंग इन R, अतः R क्या हो गया, सम्मित हो गया, ओके। अब उसको संक्रामक की बात आएगी तो संक्रामक का मतलब हुआ x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो x और z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, होगा ही होगा। इस तरह से ये संक्रामक भी सिद्ध हो जाएगा, ओके। लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे संक्रामक के लिए, अतः स्पष्ट पहले भाषा लिख देंगे कि यदि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या कहेंगे, x और z भी एक ही मोहल्ले में होंगे, अतः ऐसे लिख देंगे एक्स वाई वाई जेड बिलोंगिंग इन आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंगिंग इन आर, और इस तरह से ये संक्रामक सिद्ध हो जाएगा। तो इसका मतलब दो बी प्लेस पर जो रिलेशन है, वन का ये फिफ्थ का बी पार्ट है, जो रिलेशन है वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध हो गया। इस तरह से ये क्या सिद्ध हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। अब यहाँ देखिए जो तीसरा रिलेशन है, ये देखिए कोई x और y, x से 7 सेंटीमीटर, मतलब देखिए स्वतुल्य चेक करने का सबसे अच्छा तरीका y की जगह x रख दीजिए और देखिए वो रिलेशन लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सी पार्ट में, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये रिलेशन दिया हुआ है, ओके, x कमा y। तो अगर हम यहाँ y की जगह x रखेंगे तो क्या x से ही 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, राइट, ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, ना कि 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, पहले हम लोग सममित देखें। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर, तो क्या वाई 7 सेंटीमीटर एक्स से लंबा होगा? नहीं होगा, छोटा होगा वो। इसका मतलब ये सममित भी नहीं है। दोबारा समझिए, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक्स वाई अगर हम आर में मान लें, ओके, तो क्या वाई एक्स इसमें बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों बिलोंग नहीं करेगा? क्योंकि अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। इसका मतलब ये सममित भी नहीं है। संक्रामक में क्या करें, ये मान लें कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। तो ऐसे लिख दीजिए कि यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। अतः एक्स वाई ऐसे लिखिएगा जैसे मैं बताया हूँ, एक्स वाई कॉमा लगा दीजिएगा, वाई जेड belonging in R implies that एक्स जेड नॉट बिलोंगिंग इन आर। अतः ये संक्रामक नहीं है। तो न ही ये स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। ओके, अगला भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि एक्स एक्स की पत्नी है, स्वतुल्य नहीं होगा। यदि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, ये भी सममित भी नहीं होगा। अगर एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, ये लागू ही नहीं होगा चाहे हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिख सकते हैं उसी तरह से देखिए, ये भी नहीं होगा, न सममित होगा, न स्वतुल्य होगा, और न संक्रामक होगा। डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। लिख सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। लास्ट जो नीचे का रिलेशन दिया हुआ है, देखिए ये जो लास्ट में दिया हुआ है, ये तुल्यता संबंध होगा। कैसे होगा समझाते हैं आपको कि R इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई, जहाँ x इज इक्वल टू क्या है, y है, और a के एलिमेंट्स भी हमको दिए हुए हैं एक्स वाई जेड। ओके, a के एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड दिए हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, x बराबर x लिख सकते हैं, y की जगह x लिख देना सतुल्य चेक करने के लिए। तो x इज इक्वल टू एक्स होगा, सही है। इसका मतलब ये सतुल्य हो गया, मतलब x कमा x बिलोंगिंग इन R लिख लेंगे। अतः R जो है वो स्वतुल्य हो गया। सममित, x इज इक्वल टू वाई लिखें तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये सममित भी हो गया, मतलब एक्स वाई बिलोंगिंग इन R इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंगिंग इन R होगा। यहाँ पे सममित की कंडीशन भी होल्ड हो गई। और संक्रामक कैसे होगा, आप जानते हैं इसको कि x इज इक्वल टू वाई हो, y इज इक्वल टू जेड हो, तो निश्चित है कि x किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। इस तरह से ये संक्रामक भी हो गया। तो ये संबंध जो R है F वाला, वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, और संक्रामक भी है। बिना परेशान हुए रिलैक्स होकर इसको करिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट आप देख रहे हैं बार बार वही, सममित स्वतुल्य संक्रामक आ रहे हैं, उसकी लिखने की शैली क्या है, ये सीखना होगा। सीखने का प्रयास किया जाता है, ये नहीं फ्रस्ट्रेट हो ये कठिन है वो कठिन, कुछ नहीं। ये तो चैप्टर और ही आसान माना जाता है, मेरे दृष्टि में माना जाए, क्योंकि इसमें ना फार्मूले का झंझट है और न ही कैलकुलेशन का झंझट है। ये मैंने पहले ही बोल रखा है, राइट। अब जो है देखा जाए आगे, एक क्वेश्चन फिर से देखा जाए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक का दूसरा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r इज इक्वल टू एक्स वाई, सॉरी ए बी दिया है, ए बी या एक्स वाई दोनों कर लीजिएगा, यहाँ ए बी कर लीजिए, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट, द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। आप लोग कर सकते हैं इसको, इसमें सॉल्व है, इतना समझाया जा चुका है, फिर भी मैं इसे समझा दे रहा हूँ। ओके, देखिए अब चाहे वो संबंध ए बी में दिया हो तो आप एक्स वाई लेके, देखिए मैंने ए बी में संबंध दिया है, हमने सारे क्वेश्चन एक्स वाई में लेके किए हैं। आप चाहे तो ए बी सी में करें या एक्स वाई जेड में करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले ये जरूर है कि यहाँ लिख दिया हमने, ए क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एनसीईआरटी बुक में वहाँ जेड लिख दिया, जेड उनको नहीं लिखना चाहिए, सॉरी आर लिख दिया है। वास्तविक समस्याओं का और संबंध भी रिलेशंस है, इसलिए आप ऐसे ए लिख लीजिएगा, ए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और दिया गया संबंध ये है, ओके, एक्स वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले ये आर स्वतुल्य नहीं है, सिद्ध करना हमको।
तो क्या x इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने y की जगह x रख दिया। नहीं होगा तो इसका मतलब ये सतुल्य नहीं होगा। एक उदाहरण भी दे दिया कि देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 स्क्वायर इज नॉट ट्रू। क्या ये सही है? x का मान 1/3 ले लिया। 1/3 वास्तविक संख्या है, इसलिए x का मान x अगर R में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब R स्वतुल्य नहीं है। ओके, अब हमको देखना है R सममित नहीं है। ध्यान दीजिए, a इज लेस, आप a में x में किसी में कर सकते। देखा यहाँ हम देखिए हमने x y में किया सतुल्य, सममित हमने ए बी में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, और प्रयास करें जब एक्स वाई में करें तो एक्स वाई में भी सब कर सकते हैं, एक्स वाई जेड में। a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो और b इज लेस देन इक्वल, क्या ये देखिए सबमिट कर रहे हैं ना, तो a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तब क्या b इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब होता है a भी बिलोंग करे R में, तो b a R में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये संबंध क्या है? नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल भी ले लिया गया, देख लीजिए। दो वास्तविक संख्याएं ले लिए हैं। कौन कौन से दो वास्तविक संख्याएं लिए हैं? हाफ और एक। दिखा दिया उदाहरण देके कि दो वास्तविक संख्या हाफ और एक के लिए हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओके, ये सही है। तब क्या मान लिया, ये सही मानते हो क्या 1 लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। लिखा हुआ है नॉट लेस देन इक्वल टू, हमने ऐसे लिखा है 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर, और हाफ जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर था, तो इसका मतलब ये सममित नहीं हो रहा है। मतलब x को y और y की जगह x, या a की जगह b और b की जगह ये रखने पे ये होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ऊपर लिख दिया गया कि a b अगर R में हो तो b a R में नहीं बिलोंग करेगा, अतः ये सममित भी नहीं है। अब R संक्रामक में वही तीन अवयव ले लिया गया x y z, तो यदि x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर और y लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर मान लिया, तब क्या x इज लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा? नहीं होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, इसका उदाहरण के द्वारा इनको समझा दिया कि a का मान 2 ले लें, b का मान -2 ले लें और c का मान -1 ले लें, तो देखिए कि यहाँ पे ये और ये होल्ड हो रहे हैं, लेकिन उल्टा देखिए 2 का लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर नहीं होगा, अतः ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। ओके, तो ध्यान देना है, ये एक नंबर्स, दो नंबर, जहाँ 3 नंबर, जहाँ भी जरूरत पड़ी नंबर लेके इनको दिखा भी दिया कि ये हम नंबर लेके दिखा रहे हैं कि ये संबंध इस पे होल्ड नहीं हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया संबंध न सतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ देखिए, जांच करना है कि क्या ये समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस दिया हुआ है। ओके, द्वारा परिभाषित संबंध R सतुल्य, सममित या संक्रामक है। ये जांच करना है कि ये सतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, जांच करना है। तो ए समुच्चय हमें साफ साफ यहाँ दिया है, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, और संबंध ये दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बड़ी आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं, सतुल्य नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है कि x जो है नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, क्योंकि y की जगह x रख के देखते हैं सतुल्य को, तो x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा ही नहीं। ओके, अतः ये x का R में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये सतुल्य नहीं है। सममित में आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मान लें, तो क्या x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा? मतलब एक्स वाई के स्थान बदलने पे क्या ये होल्ड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई यदि R में है तो वाई एक्स R में बिलोंग नहीं करेगा, अतः R सममित भी नहीं है। ओके, अब R संक्रामक भी नहीं है। क्यों? देख लीजिए, एक्स वाई और वाई जेड R में बिलोंग मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? परिभाषा से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा और z इज इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू, ये एक्स वाई बिलोंगिंग इन R का मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। वाई जेड बिलोंगिंग इन R का मतलब हुआ z इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ऐसा रिलेशन में दिया हुआ है ये कि एक्स वाई R में है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, वाई जेड यदि R में होगा तो z इज इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा। तब क्या z इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा? नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो एक्स जेड नहीं जाएगा, R में नहीं बिलोंग करेगा, अतः दिया गया संबंध सतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो यहाँ हम लोग संक्रामक नहीं है, सममित नहीं है, सतुल्य नहीं है, ये सिद्ध कर लिया। ओके, तो इस तरह से जो क्वेश्चन था इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
हम 5 क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को यहाँ दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको अपने आप ट्राई करना है। इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग ईमानदारी से इसको करने का प्रयास करिएगा, करके एक अलग रफ में करिएगा, और जब मैं सोल्यूशन दूंगा तो इसे चेक करिएगा और उससे फिर आप लोग फिर इसको फेयर करिएगा, राइट। ये 5 क्वेश्चन हम आगे दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है उसमें से, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध r सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये सिद्ध करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि बुक का 5वां क्वेश्चन है। चौथा भी क्वेश्चन दिया था, आप लोगों के पास बुक ना हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। इन क्वेश्चंस को, इन 5 क्वेश्चंस को आप लोगों को ट्राई करना है, एक रफ पे सोल्यूशन करेंगे, और जब अगली वीडियो में हम सोल्यूशन देंगे तो उसे आप चेक करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं किया है। जो बुक का 5वां क्वेश्चन है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के संबंध r दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब द्वारा परिभाषित है, तो इसकी स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता जांच कीजिए। मतलब इस संबंध रिलेशन को चेक करना है कि ये सतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, जांच करना है। ओके, प्रयास करना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए के अवयव क्या है 1 2 3 में r ये दिया हुआ है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है किंतु न तो सतुल्य है और न ही संक्रामक है। ऐसे हिंट बता दें कि 1 1 2 2 3 3 होता तो ये सतुल्य होता, जो कि इसमें नहीं है, और 1 2 इसमें है और तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये सम्मित हो गया। एक्स वाई है तो वाई एक्स भी इसमें है, लेकिन संक्रामक में 3 अवयव होते हैं जो कि इसमें नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। ठीक, 1 2 2 1 के लिए इसमें 1 1 यदि होता, देखिए 1 2 2 1 के लिए इसमें 1 1 होता तो ये संक्रामक भी हो जाता। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन प्रयास करना है रफ में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। थोड़ा हिंट दे रहे हैं, एक्स कामा एक्स लेंगे मतलब किताब तो समान हुई तो पेजों की संख्या समान हो जाएगी, तो ये सतुल्य हो गया, मतलब एक्स कामा एक्स बिलोंग करेगा आर में। अगर x और y के पेजों की संख्या समान है तो अगर इसको हम बोल दें y और x के पेजों की संख्या समान है, वो भी सत्य है। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंगिंग इन आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंगिंग इन आर, मतलब ये सम्मित भी हो जाएगा। और संक्रामक में x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी, मतलब ये संक्रामक भी हो गया। ओके, जहाँ पे x y z क्या है, पुस्तकों की संख्या है, राइट। तो इस तरह से आप इसमें एक्स वाई जेड जो ए लेंगे वो पुस्तकों की संख्या का समुच्चय है, ये राइट। पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय लिखा है ए है, राइट। और इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो मैंने दिया है आप लोगों को, थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है लेंथ दे के लंबाई दे के क्वेश्चनों से नहीं डरा जाता है, मैथ है ये, जरूरी नहीं कि बड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट ही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दिया है 1 2 3 4 में r दिया है ए बी जहाँ मॉड a माइनस बी सम संख्या। इस तरह का हमने क्वेश्चन पीछे कराया है, मॉड नहीं लगाया था, तो आपको वहाँ से थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि समुच्चय ये दिए हैं, r दिया है कि मॉड a माइनस बी सम है, ये रिलेशन दिया है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, मतलब इसको सतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना है। फिर प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित है। देख लीजिए, 1 और 3 का अंतर निकालेंगे 2 आएगा, 3 और 5 का अंतर निकालेंगे 2 आएगा, 1 और 5 का अंतर निकालेंगे 4 आएगा, जो कि सम संख्याएं हैं। तो ये, और इधर देखिए समुच्चय 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं संबंधित इसी संबंध द्वारा कि 2 और 4 का अंतर कितना होगा, 2 होगा, जो कि सम है, तो संबंधित है। परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, तो सही है, एक अवयव उसका लें, एक अवयव इसका लें, 1 और 2 का अंतर 1 आएगा जो कि सम नहीं है, 3 और 4 का अंतर 1 आएगा जो कि सम नहीं है, मतलब कोई 2 अवयव इन दोनों से लें और उनका अंतर निकालें तो वो सम नहीं आएगा, अतः ये आपस में संबंधित नहीं है। मतलब एक समुच्चय दूसरे से संबंधित नहीं है, समुच्चय के खुद के एलिमेंट तो संबंधित होंगे, लेकिन ये एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये तो हमने बाद वाला हिंट बता दिया। तो इन क्वेश्चंस को ऑनेस्टली सॉल्व करना है, ईमानदारी से। नहीं सॉल्व होता है परेशान नहीं होना, ट्राई करिए,
सब प्रयास करना ही सफलता देता है आगे जाके, थिंकिंग बढ़ती है। इसलिए प्रयास करिए, नहीं सॉल्व हो कोई बात नहीं है, रफ पे इसको करिए, गलत करिए सही करिए जैसा भी करिए, लेकिन प्रयास जरूर करिए। अब आज इस क्लास में इतना ही, और बाकी हम लोग